हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो स्टूडेंट फिजिक्स में आज से हम मैग्नेटिज्म पे स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक करंट वाले जो चैप्टर हमारा चल रहा था उसके दो न्यूमेरिकल्स के लेक्चर्स और आएंगे, जो कि मैं इसी के साथ साथ आपको कराता रहूंगा। मेरे साथ तैयारी करो, बेस्ट तरीके से तैयारी कराऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी और वीडियो थोड़ी सी बड़ी भी बनाने वाला हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इस मंथ में आपके 2 या 3 लेसन कंप्लीट हो जाए। तो अब आपको मैग्नेटिज्म की जो वीडियोज मिलेंगी वो बड़ी बड़ी मिलेंगी। ओके, तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, ठीक है। आपके कोर्स के अकॉर्डिंग आपको पहले बेसिक थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, उसके बाद आप इस चैप्टर यूनिट को अच्छी तरह से समझ पाओगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट कि मैग्नेट क्या होता है। बचपन से मैग्नेट के बारे में पढ़ते आ रहे हो कि चुंबक के एक ऐसा पदार्थ है जिसके द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं। तो वह पदार्थ या वे पदार्थ जिसके द्वारा लोहे के छोटे छोटे टुकड़े आकर्षित होते हैं क्या कहलाता है स्टूडेंट? वो मैग्नेट। आप ये बचपन से सीख रहे हो, बचपन से जानते हो कि जो चुंबक होता है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया स्टूडेंट मैग्नेट। अगर हम मैग्नेट के टाइप्स की बात करें तो स्टूडेंट देखो मैग्नेट दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक चुंबक, मतलब प्रकृति में जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं उनको कहते हैं प्राकृतिक चुंबक। और ये है स्टूडेंट Fe3O4, जिसको कहते हैं हम मैग्नेटाइट या लोहे का लाल ऑक्साइड। ये एक प्राकृतिक चुंबक है जिसके अंदर चुंबकीय गुण बहुत ही ज़्यादा कम होता है, बहुत ज़्यादा मामूली सा होता है, ठीक है। तो प्रकृति के अंदर एक यही चुंबक है जिसको हम प्राकृतिक चुंबक कहते हैं। तो ऐसे चुंबक जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं प्राकृतिक चुंबक कहलाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट Fe3O4। दूसरे टाइप को स्टूडेंट कृत्रिम चुंबक, जिनको कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाया जाता है और इनके अंदर जो चुंबकीय गुण होता है स्टूडेंट वो भी बहुत ज़्यादा प्रबल होता है। तो ऐसे चुंबक जो कृत्रिम विधियों के द्वारा बनाए जाते हैं कृत्रिम चुंबक कहलाते हैं। और इन चुंबकों के अंदर जो चुंबकीय गुण होता है स्टूडेंट वो बहुत ज़्यादा होता है। इनके अंदर चुंबकीय गुण बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है, लेकिन इनके अंदर चुंबकीय गुण बहुत ही ज़्यादा होता है। तो लोहा हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गए, इनके आपके आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक जान लो स्टूडेंट, जिससे कि आप आगे जाके आपको इस वाले चैप्टर में कोई भी दिक्कत ना हो। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट चुंबक के गुणों की। मैग्नेटिज्म जो मैग्नेट है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली होती है स्टूडेंट कि अगर आप कोई एक दंड चुंबक है, क्या है? कोई दंड चुंबक, अगर आप उसे स्वतंत्रता पूर्वक जैसे ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, अगर आप इसको बीच में बांध कर लटकाओगे तो ये हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो स्टूडेंट, हमारी पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह कार्य करती है, जिसकी वजह से जो चुंबक हमने लटकाया है वो हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। अब पृथ्वी एक चुंबक है, इसके ऊपर मैं आपको आगे जाके पढ़ाऊंगा चुंबकत्व या पृथ्वी के चुंबकत्व वाले चैप्टर में, ओके, आगे जाके आएगा। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट, चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तरी ध्रुव और नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। तो इस चीज़ को भी आपको याद रख लेना है, नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, देखो ये मैग्नेट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 2 ध्रुव है, एक है N, दूसरा है S। N का मतलब होता है नॉर्थ पोल और S का मतलब स्टूडेंट साउथ पोल, ठीक है। N का मतलब क्या है? नॉर्थ पोल, और S का मतलब क्या है? साउथ पोल। तो चुंबक क्या है? क्लियर हो गया। चुंबक कितने प्रकार के होते हैं वो भी क्लियर हो गया। चुंबक के गुण स्टूडेंट हम पढ़ रहे हैं। तीसरा गुण इसमें ये भी होता है कि चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, कि अगर हम किसी चुंबक को, इसको थोड़ा सही तरह समझ लेना, ये हमारे पास अगर कोई मैग्नेट है, क्या है? ये कोई मैग्नेट है, अगर हम इसे 2 भागों में डिवाइड कर देंगे, मतलब 2 भागों में तोड़ देंगे, तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है, NS। इसी तरीके से अगर आप इसे और तोड़ते चले जाओगे तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। क्या होगा? प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होगा। जहां तक कि अगर चुंबक को परमाणुओं में भी तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होता है, क्योंकि एक अकेले ध्रुव का कोई भी अस्तित्व नहीं होता। इस चीज को स्टूडेंट आप याद रखना। चौथे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यदि चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। यहां तक कि अगर चुंबक को हम परमाणु सबसे छोटा होता है, परमाणुओं में भी तोड़ दें तो प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होगा। तो स्टूडेंट ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की। पहली प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट? स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया गया चुंबक हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। नंबर 2 चुंबक में 2 ध्रुव होते हैं। नंबर 1 उत्तरी ध्रुव, नंबर 2 दक्षिणी ध्रुव। नंबर 3 है स्टूडेंट कि चुंबक जो है वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। चौथा स्टूडेंट कि अगर चुंबक को 2 भागों में तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुंबक होता है। यहां तक कि अगर चुंबक को परमाणुओं में भी तोड़ दिया जाए तो प्रत्येक परमाणु एक पूर्ण चुंबक होता है। तो ये हो गए स्टूडेंट चुंबक के गुण, ठीक है। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के कॉन्सेप्ट की। तो देखो स्टूडेंट, अगर मैं कोई दंड चुंबक लूं,
ये हमारा कोई दंड चुंबक है, ठीक है। अब सपोज करो कोई दूसरा चुंबक मैं इसके पास लेके आना चाहता हूँ, ठीक है। क्या लेके आना चाहता हूँ? कोई दूसरा, या फिर कह दो लोहे का कोई टुकड़ा है जिसको मैं इस चुंबक के पास लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने देखा यहाँ तक इस लोहे के टुकड़े पर कोई भी असर नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा और आगे लेके गया तो मैं देखता हूँ कि लोहे का टुकड़ा इससे तुरंत ही चिपक जाता है। इसका मतलब क्या है कि इस चुंबक के चारों ओर कोई ना कोई एक क्षेत्र बना है। क्या बना हुआ स्टूडेंट? कोई ना कोई एक क्षेत्र बना हुआ है जिसमें आप या तो कोई लोहे का टुकड़ा लेके आते हो या फिर कोई चुंबक लेके आते हो, तो क्या होगा, या तो लोहे का टुकड़ा तो आकर्षित हो जाएगा, लेकिन चुंबक का अगर उत्तरी ध्रुव लेके आओगे तो स्टूडेंट वो प्रतिकर्षित होता है। क्योंकि आप सभी को यहाँ पता होना चाहिए, थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता दूं कि समान ध्रुव हैं, जैसे N और N, दो चुंबक आपके पास हैं इस तरीके से। अगर N को पास में लेके आते हो, मतलब समान ध्रुव एक दूसरे के पास लेके आते हो, तो ये दूर हटने का प्रयास करते हैं। सेम अगर दक्षिणी ध्रुव को एक पास लेके आओगे तो ये भी दूर हटने का प्रयास करेंगे। विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। इस चीज को आप याद रखना। तो चुंबकीय क्षेत्र का कॉन्सेप्ट है क्या? तो देखो, किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई, हमारे पास ये कोई चुंबकीय सुई है जिसमें N और S लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस चुंबकीय सुई को स्टूडेंट हम लेके आना चाहते हैं इस चुंबक के पास। तो क्या होगा स्टूडेंट, यहां तक लेके कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन थोड़ा सा और आगे लेके गए तो हमने क्या देखा कि इस चुंबकीय सुई पर एक बलयुग्म लगा। क्योंकि बलयुग्म क्यों लगेगा? क्योंकि देखो इसमें दो, ये इस तरीके से है, तो इस पर अलग बल कार्य करेगा, इस पर अलग बल कार्य करेगा। अब एक बलयुग्म लगेगा तो ये एक निश्चित दिशा में, जो चुंबकीय सुई है स्टूडेंट, वो एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। क्यों ठहर जाती है? क्योंकि चुंबक के चारों ओर एक क्षेत्र बना हुआ है। इस क्षेत्र की वजह से इस चुंबकीय सुई पर एक बलयुग्म लगता है, जिसकी वजह से ये चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहर जाती है। तो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलयुग्म लगता है, जिसकी वजह से वह एक निश्चित दिशा में ठहरती है। तो ये स्टूडेंट कॉन्सेप्ट हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड का। डेफिनेशन लिख लेना जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर सुन लो। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई को लाने पर उस पर एक बलयुग्म क्यों लगा? क्योंकि देखो इसकी मैं इस पर अलग बल कार्य करेगा, इस पर अलग बल कार्य करेगा, तो उस पर एक बलयुग्म लगता है, जिसकी वजह से चुंबकीय सुई एक निश्चित दिशा में ठहरती है। और इसी क्षेत्र को स्टूडेंट क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक फील्ड या फिर चुंबकीय क्षेत्र। तो ये तो हमारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? कॉन्सेप्ट। यहां पर आप एक लाइन लिख सकते हो, चुंबकीय क्षेत्र को चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं? चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इस नोट पॉइंट में लिख लेना स्टूडेंट इसे। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है स्टूडेंट, उसको हम चुंबकीय बल रेखाओं द्वारा, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा स्टूडेंट? मैग्नेटिक से हैं, मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं, मैग्नेट के प्रॉपर्टीज क्या हैं, और मैग्नेटिक फील्ड का जो है कॉन्सेप्ट क्या है। तो उम्मीद करता हूं स्टूडेंट ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। पहले इतने का स्क्रीनशॉट ले लो कि आपको पढ़ना क्या है, इनमें लिखना क्या है। उसके बाद बात करते हैं स्टूडेंट चुंबकीय बल रेखाओं की, कि चुंबकीय बल रेखाएं होती क्या है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं। कॉन्सेप्ट समझ लो, चैप्टर अपने आप समझ में आ जाएगा स्टूडेंट। और मैग्नेटिज्म ज़्यादा टफ नहीं है, अगर कोशिश करोगे समझोगे तो इतना ईजी वे में पढ़ाऊंगा कि टेंशन ना लो, ठीक है। सब कुछ क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करने में कंजूसी मत करना। आप सभी के साथ मेहनत करने के लिए स्टूडेंट हम तैयार हैं। आज मेरी तबीयत खराब है, फिर भी स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता स्टूडेंट आपका मेरी वजह से कोई नुकसान हो जाए। अबे भाग जा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या डालते हैं? चुंबकीय बल रेखाएं। चुंबकीय बल रेखाएं इंग्लिश में कहते हैं इसको मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर एक डायग्राम बना दिया स्टूडेंट, उसके बाद आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। तो डेफिनेशन यहाँ पर हो जाती है स्टूडेंट की चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वो चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक और निष्कोण वक्र है, जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं। अविरल का मतलब बिना रुके। अब मैं समझाऊंगा कैसे करती हैं, क्या करती हैं, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ गुण हैं चुंबकीय बल रेखाओं के, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टूडेंट, इनसे बहुत कुछ पूछा भी जाता है, इसलिए आपको सही तरह मैग्नेटिज्म को समझना। एक एक पॉइंट कराऊंगा, जो भी आपके चैप्टर में हेडिंग्स हैं वो सारी कराई जाएंगी, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से वो भी। तो यहाँ पर एक प्यारा सा सुंदर सा डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट में। पहले ये हमारा मैग्नेट है, दंड चुंबक है, ठीक है, NS। क्या है? NS। तो जो चुंबकीय बल रेखाएं होती है स्टूडेंट वो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं। सेम नीचे से निकलेंगी और दक्षिण ध्रुव पर पहुंच जाएंगी। सेम फिर और निकलेंगी
यहाँ पर याद रखना स्टूडेंट, इसी तरीके से बनाना जिस तरीके से मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अपनी तरफ से इसमें कुछ भी ऐड नहीं करोगे, ठीक है। ये स्टूडेंट चुंबकीय बल रेखाओं के लिए छोटा सा डायग्राम, इस तरीके से एरो दिखाओगे। उसके बाद आपको देखो चुंबक के अंदर भी इन रेखाओं को आपस में मिलाना है स्टूडेंट, इस तरीके से। क्यों मिलाना भी आपके समझ में आ जाएगा जब मैं आपको समझाऊंगा तो, ठीक है। ये आपस में इन बल रेखाओं को मिला दो। ये एरो हो गया, ऐसे करके यहाँ एरो दिखा दो, ये दिखा दो और ये दिखा दो, सेम ये और ये। तो स्टूडेंट सुनो, देखो अब अंदर क्या करोगे स्टूडेंट, देखो एरो इस तरीके से दिखाओगे, ठीक है ना, ऐसे करके। तो चुंबकीय बल रेखाएं, पहला पॉइंट है स्टूडेंट ये, चुंबकीय बल रेखाओं की डेफिनेशन क्या होगी कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है। कल्पना करते हैं हम केवल, और निष्कोण का मतलब इनके बीच कोई एंगल बन रहा है क्या। अब निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय क्षेत्र का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था अभी कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है स्टूडेंट, चुंबकीय क्षेत्र को रिप्रेजेंट करती है। क्या रिप्रेजेंट करती है, चुंबकीय क्षेत्र को ही। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करती हैं। अब इस मैग्नेट का क्या कर रही हैं, या फिर चुंबकीय क्षेत्र का क्या कर रही है, अविरल प्रदर्शन करती है। नॉर्थ से निकलेंगे साउथ पर, फिर नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, इसी तरीके से घूमती रहेंगी। अब देखो इसके प्रॉपर्टीज क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण यहां पर मैं आपको बता दूं। पहला गुण है चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं तथा चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस पॉइंट को याद रखना स्टूडेंट। चुंबकीय बल रेखाएं देखो नॉर्थ से निकल रही हैं, वक्र बनाया, साउथ पर पहुंची, लेकिन चुंबक के अंदर से ये साउथ से दोबारा से नॉर्थ पर आती हैं। तो इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। इस तरीके से बंद हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो याद रखना चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा एक बंद वक्र बनाती हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट हो जाएगा। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर वक्र बनाती हुई दक्षिण ध्रुव पर पहुंचती हैं तथा चुंबक के अंदर से दक्षिण ध्रुव से पुनः उत्तरी ध्रुव पर वापस आती हैं। इस प्रकार चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। इतना आपको तैयार कर लेना है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, क्या ये दो चुंबकीय बल रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं? नहीं काट रही ना। तो स्टूडेंट याद रखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, और यदि भी काटेंगी, अगर ये आपस में काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होती, अर्थात हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हों। तो याद रखना, दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएं। क्लियर है? ये आप सेकंड पॉइंट में लिखोगे। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होना। यहां पर पास पास है तो चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, और दूर दूर होना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। तो याद रखना स्टूडेंट, ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास हैं, इसी वजह से ध्रुवों पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो प्रबल होता है। लेकिन ध्रुवों से दूर चुंबकीय बल रेखाएं देखो दूर दूर हैं, तो चुंबकीय बल रेखाओं का दूर दूर होना क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को। तो याद रखना, चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को, और दूर दूर होना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसी वजह से ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र व ध्रुवों से दूर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो आप इस डायग्राम से ये चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिख सकते हो। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं वो भी क्लियर हो गया होगा। चुंबकीय बल रेखाओं की प्रॉपर्टीज क्या है, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण क्या है स्टूडेंट, ये भी क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। वैसे आप डायग्राम से सारी चीजें बना सकते हो कि जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, वक्र बनाती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचती हैं, फिर चुंबक के अंदर से दक्षिणी ध्रुव से दोबारा से कहाँ स्टूडेंट, उत्तरी ध्रुव पर। तो हम क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं। सेकंड पॉइंट होता है स्टूडेंट कि दो चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। यदि वे काटेंगी तो कटान बिंदु पर, जहां पर एक काट रही है वहां पर दो स्पर्श रेखाएं होंगी, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी, और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएं। तीसरा पॉइंट है स्टूडेंट, चुंबकीय बल रेखाओं का पास पास होना प्रबल चुंबकीय क्षेत्र को तथा चुंबकीय बल रेखाओं का दूर दूर होना दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इसी वजह से ध्रुवों पर प्रबल चुंबकीय क्षेत्र तथा ध्रुवों से दूर दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। तो स्टूडेंट ये चुंबकीय बल रेखाओं के कुछ गुण हैं। एक क्वेश्चन बोर्ड में कभी कभी ये भी पूछ लेता है स्टूडेंट कि वैद्युत बल रेखाओं व चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर क्या है। वैद्युत बल रेखाओं व चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। चुंबकीय बल रेखाओं में अंतर स्पष्ट कीजिए।
ठीक है, ये भी पूछा जाता है, इसलिए इसका आंसर भी जान लो स्टूडेंट। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या एक अकेले ध्रुव का कोई अस्तित्व होगा, क्या एक अकेला ध्रुव हो सकता है? नहीं। तो याद रखना स्टूडेंट, एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक अकेले आवेश का अस्तित्व होता है। मैं आपसे कहूं कि धनावेश की बल रेखा खींच सकते हो, खींची जा सकती है, ऋणावेश की खींची जा सकती है, लेकिन मैं कहूं कि क्या उत्तरी ध्रुव की बल रेखा खींची जा सकती है? नहीं। तो पहला अंतर क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि एक अकेले चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक अकेले आवेश का अस्तित्व होता है। सेकेंड पॉइंट, चुंबकीय बल रेखाएं आपको दिखाई दे स्टूडेंट एक बंद वक्र बना रही हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये दो अंतर स्टूडेंट, अगर आप ये लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, जितने नंबर का भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला, चुंबकीय ध्रुव का कोई अस्तित्व नहीं होता, लेकिन एक अकेले आवेश का अस्तित्व होता है। सेकंड, चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, लेकिन वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक बंद वक्र नहीं बनाती। तो ये दो अंतर अगर आप ये लिख के आते हो तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण और इनमें अंतर क्या है वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट, उसके बाद मैं जो भी बोल रहा हूँ ना इसको कॉपी पे लिख लेना, ठीक है, नोट आउट कर लेना स्टूडेंट, क्योंकि ये सारी चीजें बोर्ड परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक है। अगर ये बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आगे जाके जितना भी है मैग्नेट में वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ओके, चलो इसको मिटाते हैं स्टूडेंट, उसके बाद जानते हैं बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, चलो अब देखो मैग्नेटिज्म की जो वीडियो स्टूडेंट आपको बड़ी बड़ी मिलेंगी, जिससे कि मैं आपको 2 से 3 लेसन इसी मंथ में कंप्लीट करा सकूं। टेंशन ना लो यार, बेस्ट तरीके से तैयारी कराएंगे, बस आप हमारे साथ करते रहो। और आप कह रहे थे ऑप्टिक्स का कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है, तो टेंशन ना लो, उसका भी आगे कर देंगे यार, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो अब डालो बायो सेवर्ट का नियम, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट्स लॉ। तो देखो, जब कोई धारावाही चालक है उसमें अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं वो तो उसके अल्पांश के कारण, मैं यहाँ पर डायग्राम बना दे रहा हूँ, ये कोई हमारा धारावाही चालक, इस पर हमने ये ले लिया अल्पांश। अल्पांश का मतलब कोई छोटा सा खंड, कोई छोटा सा टुकड़ा, ठीक है, ये वाला, और इससे r दूरी पर कोई बिंदु यहाँ पर P है, ठीक है, ये क्या r दूरी है, और ये बिंदु क्या कोई P, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न हो रहा है स्टूडेंट वो कितना है, डेल्टा B। मतलब ये जो चालक है इसमें I धारा प्रवाहित कर रहे हैं हम, तो इसमें भी I धारा जाएगी। ठीक है, अब इनके बीच जो एंगल है वो थीटा है, कितना है, थीटा। एक इधर भी बना लेते हैं स्टूडेंट हम इस तरीके से, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से बना लो, यहाँ डॉट बना दो, ये P डैश बना दो। अब डॉट और क्रॉस का भी मतलब जान लो स्टूडेंट, अगर क्रॉस है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा नीचे की ओर है, और अगर डॉट है तो वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। ये छोटी छोटी चीज़ें स्टूडेंट आपको बोर्ड परीक्षा में अच्छे मार्क्स दिला सकती हैं। और ये जो हमने अल्पांश से छोटा सा खंड ले रखा है, इसकी जो लंबाई स्टूडेंट वो डेल्टा एल है, ये पूरी पूरी क्या है, डेल्टा एल। ठीक है, तो ये कोई धारावाही चालक तार मान लो जिसमें हम I धारा प्रवाहित कर रहे हैं। अब इस तार पर, इस चालक पर हमने कोई छोटा सा टुकड़ा ले लिया जिसकी लंबाई कितनी है, डेल्टा एल। अब इससे स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, और इसके कारण इसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है उसके कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र वो कितना है, डेल्टा B। इनके बीच जो एंगल है स्टूडेंट वो कितना है, थीटा। इधर भी हमने एक दिखा दिया है P डैश, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ऊपर की ओर है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उधर साइड नीचे की ओर है। अब देखो स्टूडेंट, किसी धारावाही चालक के, किसी बायो सेवर्ट का नियम क्या कहता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। किसी धारावाही चालक के अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र निम्न बातों पर निर्भर करता है। अब कौन कौन सी बातें हैं वो आपको जानना है। ठीक है, पहला पॉइंट स्टूडेंट, बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो कितनी बातों पर निर्भर करता है वो मैं आपको बताने वाला हूं। यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ये पॉइंट लिख लोगे, अर्थात डेल्टा V प्रोपोर्शनल I। क्या, यह चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा V प्रोपोर्शनल I। सेकंड पॉइंट, यह अल्पांश की लंबाई के, जो हमने अल्पांश ले रखा है, जो छोटा सा खंड ले रखा है, इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा B प्रोपोर्शनल डेल्टा L। 21 नंबर सेकंड बना दोगे। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट, यह अल्पांश, यह अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली, अब देखो अल्पांश और अल्पांश को बिंदु P से कोई रेखा मिला रही है, अब इनके बीच बनने वाली कोण की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है।
यह है अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाली कोण की जिया के अनुकूल। जिया का मतलब क्या होता है? साइन। तुम कह सकते हैं कि डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इक्वेशन नंबर 3 एक बार फिर समझ लो। तो कोई यहाँ पर ये एंगल स्टूडेंट आपको दिखाई दे रहा है कि ये अल्पांश है और ये हमारी रेखा है, इनके बीच कितना एंगल बन रहा है? थीटा। तो इसी की जिया के अनुक्रमानुपाती होता है बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो। तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा, यह है अल्पांश और अल्पांश के बीच की दूरी। देखो अल्पांश है और बिंदु P के बीच की जो दूरी है वो क्या है? r। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/r²। रटना नहीं, आप समझने की कोशिश करो। पहला क्या है? जो चुंबकीय क्षेत्र बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है यह चालक में प्रवाहित धारक के अनुक्रमानुपाती है। मतलब जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित करोगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी उतना ही बढ़ जाएगा। दूसरा है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। यह अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अगर अल्पांश की लंबाई ज़्यादा होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा और लंबाई अगर कम होगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घट जाएगा। तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। उसके बाद अल्पांश और देखो अल्पांश के बीच की दूरी कितनी है स्टूडेंट? एक मिनट, सॉरी। देखो स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या है? हमारा अल्पांश है और अल्पांश की ये बिंदु P है। अब देखो बिंदु P को अभी क्या कह सकते हैं? अल्पांश और बिंदु P को कोई ना कोई रेखा मिला रही है। इस रेखा के बीच और अल्पांश के बीच कितना एंगल बना है? थीटा। तो इसकी जिया के अनुक्रमानुपाती होता है। जिया का मतलब जानते हो साइन, कुछ जगह मतलब कॉस होता है, इस पर जगह मतलब टेन होता है। उसके बाद अल्पांश और बिंदु P के बीच की दूरी कितनी है? r। कितनी है? r। इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमारे पास 4 इक्वेशंस बन चुके हैं स्टूडेंट। अब इन चारों समीकरणों को जोड़ दोगे आप तो चारों समीकरणों से डेल्टा बी प्रोपोर्शनल लगा दो सभी। देखो डेल्टा बी सभी में कॉमन है, आ गया आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। और जब इसे हटाओगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है स्टूडेंट। तो यहाँ पर याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4 आता है। क्या आता है? म्यू नॉट अपॉन 4 आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। एक तो आप ये बना दो जहां म्यू नॉट इज इक्वल टू वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता क्या है? यहाँ पर वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता। और यहाँ पे स्टूडेंट म्यू नॉट अपॉन 4 की वैल्यू भी आपको याद रखनी है। म्यू नॉट अपॉन 4 बराबर होता है 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। क्या होता है? 10⁻⁷ न्यूटन प्रति एम्पीयर स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटा के 10⁻⁷ लगा दूँ तो किसी को कोई परेशानी होगी? मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होनी चाहिए। तो डेल्टा बी बराबर क्या सूत्र बन गया? 10⁻⁷ आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन r²। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमारा बायो सेवर्ट का नियम समाप्त हो जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है, बस ये 4 इक्वेशंस हैं, इनको जोड़ दो, ये बन जाएगा। इसको हटाओगे कोई कांस्टेंट आएगा और इस कांस्टेंट की जो वैल्यू स्टूडेंट ये होती है तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ बायो सेवर्ट का नियम आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, वही है किसी अल्पांश के कारण हमें बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालना था। ये किन किन बातों पर निर्भर करता है वो मैंने यहाँ पर बता दिया। और क्या सूत्र निकल के आएगा? एक तो हमारा ये सूत्र है और एक हमारा ये सूत्र है। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। किसी भी चीज़ में कोई भी डाउट है कमेंट कर देना, बट डिसलाइक मत करना, जैसे कि नेक्स्ट वीडियो में जो भी आपकी क्वेरी है उसको मैं सॉल्व कर सकूँ। ओके, चलो आगे एक और टॉपिक आज मैं कराने वाला हूँ, उसके बाद आज की वीडियो हमारी समाप्त हो जाएगी। टेंशन ना लो, 2 या 3 लेसन में आपको इसी मंथ में कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। अब इसमें म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी 2020 के लिए। तो सही तरह समझ लो किस तरीके से आप म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध निकाल सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से, कंजूसी मत करना हो। देखो म्यू नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता है। तो म्यू नॉट व एप्सिलॉन नॉट में संबंध, ये हेडिंग लगा दो। म्यू नॉट वायु अथवा निर्वात की चुंबकशीलता और एप्सिलॉन नॉट वायु अथवा निर्वात की वैद्युशीलता। देखो अगर मैं म्यू नॉट की बात करूं तो, या फिर एप्सिलॉन नॉट की, किसी की भी कर सकते हो। म्यू नॉट अपॉन 4 बराबर क्या लिखा है अभी? 10⁻⁷। या फिर अगर मैं आपसे कहूं कि म्यू नॉट अब आपको निकालना है तो 4 को यहाँ पहुंचा दोगे, तो 4 गुणा 10⁻⁷, इक्वेशन में फर्स्ट। इसी तरीके से आप सभी को पता है कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होता है? 9 × 10⁹। अगर मैं क्रॉस मल्टीपल मारता हूं तो एप्सिलॉन नॉट में डायरेक्ट लिख रहा हूं स्टूडेंट, ठीक है ना, पूरी की पूरी वैल्यू पक्षांतर करूँ तो बटे में पहुंच जाएगी। 1/4 × 9 × 10⁹, यही तो पहुंचेगी। एप्सिलॉन नॉट तो मैं निकालना है, 4 × 9 × 10⁹, इक्वेशन में सेकंड। बस समीकरण 1 व 2 का मल्टीपल कर दो,
समीकरण 1 व 2 से। बहुत ज़्यादा पूछा था, सही तरह समझ लेना। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर, पहले म्यू नॉट की वैल्यू लगा तो 4 पाई इंटू 10 के माइनस के साथ गुणा 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁹, 4 पाई से 4 पाई काट दो। उसके बाद जब 7 को आप नीचे लेके जाओगे तो ऊपर पावर नेगेटिव है, लेकिन नीचे कैसे हो जाएगी पॉजिटिव। 9 इंटू 10⁻, 9 7 कितना हो गया 16। अब इस 9 इंटू 10⁻16 को आप क्या लिख सकते हो, 1/3 इंटू 10⁸ का होल स्क्वायर। 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, और 8 का स्क्वायर क्या होगा 16। बट आप सभी को पता है स्टूडेंट कि 3 इंटू 10⁸ है क्या, सी बराबर होता है 3 इंटू 10⁸, प्रकाश की चाल मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम यही करेंगे स्टूडेंट, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर हम सी उठा के रख देंगे। तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/c², ये तो हो जाएगा। और उसके बाद स्टूडेंट आप क्या कर सकते हो, या तो इतना छोड़ के आ सकते हो, या फिर आप ये भी कर सकते हो, सी बराबर निकालोगे तो 1/√रूट के अंदर म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, ये भी सूत्र बन जाएगा। क्योंकि हमने क्या किया, सी स्क्वायर को यहाँ पहुँचा दिया और म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट को इसके नीचे लेके आ गए, तो इसको हटाओगे स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये भी लिखा जा सकता है। कभी कभी क्या होता है स्टूडेंट, आपसे म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पूछ लेता है कि इसका मात्रक क्या होगा। तो देखो मात्रक कैसे निकालोगे जरा बताना। म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या है, 1/c² है, क्या है 1/c²। तो मैं आपसे पूछूं कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा, देखो 1/c का मात्रक सभी को पता है मीटर पर सेकंड होता है, लेकिन स्क्वायर है तो सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर को ऊपर लेके जाओ तो क्या हो जाएगा, सेकंड स्क्वायर प्रति मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होगा ये, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है वो सारा क्लियर हो गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, डिसलाइक मत करना, क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब होने के बाद मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई एक लाइक और एक शेयर करने में कोई मत करना।